बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम मेरे पिताजी यह पूरक पठन देखेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन लिखित मेरे पिताजी यह पूरक पठन हमें स्वयं अध्ययन के लिए है। इसमें हम अभी शुरुआत में लेखक परिचय देखेंगे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 18 जनवरी 2003। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। उत्तर छायावाद काल मतलब उस समय की काव्य प्रवृत्ति। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। जो मधुशाला अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। प्रमुख कृतियां मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह उनके प्रसिद्ध है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, यह उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अभी हम गद्य संबंधी जानकारी लेंगे। इसमें ये जो है आत्मकथा है। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है, मतलब एक प्रकार है जो आत्मकथा। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। जो उसके जीवन में घटित प्रसंग है तो उनके आधार पर वो आत्मकथा लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। मतलब इसमें निष्पक्षता मतलब किसी व्यक्ति के जीवन का सिर्फ अच्छा ही, जो व्यक्ति अच्छा ही है तो उसे सादर वो करता है, लेकिन उसके साथ क्या करना चाहिए? निष्पक्षता मतलब उसके जीवन में जो प्रसंग है उनको सही ढंग से आत्मकथा में हमें दिखाना है, तो निष्पक्षता होनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, उनके रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति, देखो अभी यहाँ पे उनके जो पिताजी है उनके जो गुण है तो उनके साथ देश काल परिस्थिति मतलब उस समय की जो परिस्थिति थी और इन सबके कारण स्वयं में आए संस्कार एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि इन सब चीजों को प्रभावी ढंग से इस पाठ में चित्रित किया है। इसमें हम मुहावरे भी देखेंगे। जो मुहावरे और जो शब्द संसार है, तो पहले हमें शब्द संसार दिया गया है। नैमित्तिक, निमित्त संबंधी, विलायत, विदेश, वाक चातुर्य मतलब वाक पटुता, बोलने में चतुराई, अचेतन, चेतना रहित, चलास मतलब चलने का शौक। हम अभी पाठ को शुरुआत करते हैं। पॉयनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, मतलब वो समय के पाबंदी थे। अभी यहाँ पे हरिवंश राय जी बच्चन, इनके पिताजी जो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव इनका नाम। स्वच्छ शुद्ध लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। देखिए इन गुणों के साथ उनको विशिष्टता मिल गई। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपने मेज पर रख लेते। तो यहाँ पर देखो कि वह अपने सहयोगी क्लार्कों को भी अपनी मदद करते थे, तो अपना काम खत्म हो जाने के बाद भी वह उनका काम अपने पास ले लेते थे और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। तो यहाँ पे देखो
उनका काम लेने की वजह से उनको बहुत देर हो जाती। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों, जो उनके साथ में सहकर्मी थे, दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि इन गुणों के कारण वो अपने सहकर्मियों के प्रिय बन गए, और जो वो दफ्तर जाते थे उसका जो फासला था वो 4 मील का होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पे लेखक का अनुमान जो है हमेशा गलत होता है, मतलब वो हमेशा थोड़ा ज्यादा ही बताते हैं। गलत होता है ज्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। तो इस तरह से वो अपने दफ्तर पैदल ही जाया करते थे। साइकिल न उन्होंने खरीदी, न उसकी सवारी की। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई, और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी, और दुपल्ली टोपी। तो देखो यहाँ पे उनका पोशाक जो था, पैरों में काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन, अचकन मतलब लंबा बंद गले का कोट। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता। तो जब ठंड रहती तो गुलूबंद मतलब मफलर, तो उनके गले में वो रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। तो दफ्तर के लिए अलग पोशाक और बाहर के लिए अलग पोशाक थी। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफी महंगी होती। फेल्ट कैप मतलब जब हम देखो क्रिकेट मैच देखते, तो क्रिकेट मैच देखते वक्त जो अंपायर के सिर पर टोपी होती है, तो वह कैप मतलब फेल्ट कैप, जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। तो जब कभी वो बाहर निकलते तो छाते के साथ ही निकलते थे, कि समझो मौसम की वजह से वो साथ में लेते होंगे। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे। अगर मौसम साफ हो, अगर रात हो गई तो वे साथ में छड़ी रखते थे। पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत जो छड़ी थी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। तो यहाँ पे देखो लंबी लाठी जो घर में नहीं थी, लेकिन उसके वजह से देखो वो रखने की वजह एक थी हम्म, कि उसकी तालीम उन्होंने जरूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। तो उनको एक बार की याद है कि शहर में एक प्रसंग हुआ कि उसमें हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाह चढ़ा ली। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया कि अपनी धोती ऊपर कर ली और कुर्ते की बाह जो है वो चढ़ा ली, कि तैयारी के साथ वो आगे गए। और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बाया हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। जैसे पुलिस कवायद में चलते हैं वैसे ही है, उनके पिताजी ऐसे चल रहे थे, एक डंडा उनके साथ में भी लिए गए हो। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, तो दंगाई से उन्होंने कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। तो मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, अगर लड़ने के लिए आ सकता था तो और 2-4 लोगों को साथ में लाता था। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ में है, तो मैंने ये डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ में लाया है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। कोई अगर चुनौती देगा तो यहाँ पे मर्द की लड़ाई जो होती है वो बराबर की होती है। मतलब अगर लड़ता है तो उसके साथ एक ही लड़ना चाहिए। 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। तो यहाँ पे बहादुरी किसकी होती है कि अगर लड़े तो उसके साथ एक ही लड़ना चाहिए। अगर चारों ने पीट दिया तो उसमें बहादुरी नहीं होती। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक सिरफिरा होता है, उसके जो दिमाग में एक ही तरह के विचार रहते हैं कि मुझे आज कुछ ना कुछ करना है, तो उसे कोई समझा नहीं सकता। लेकिन
चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। अगर चार आदमी मिल गए, इस तरह की लड़ाई तो वे बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। तो यहाँ पर देखो, लड़ाई झगड़े में ऐसा ही होता रहता है। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। यहाँ पे देखो, जो हम एक दूसरे से पड़ोस में रहते, तो उसमें हमारे अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारा वो नाता रहता है। बाद में हम पास पड़ोस रहते तो इंसानियत का नाता भी हमारा होता है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी, लड़ाई कितने दिन चलेगी मतलब कि आखिर शांति होनी है। 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा, फिर हमें एक साथ रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। तो यहाँ पे हमारा जो इस्लाम है और हिंदुत्व है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, तो अगर हमें साथ में रहना है तो खूबी इसी में है कि एक साथ रहे, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है। आगे, पिताजी की बातों का असर हुआ, मतलब उन दंगाइयों पर जो पिताजी की बातों का वहां पे असर हुआ कि उन्होंने जो समझाया उनके ध्यान में वो बात आ गई। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई, तो उस दिन वहां पे कोई वारदात उसके बाद में नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। तो यहाँ पर देखो, कभी जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो इनके मोहल्ले में भी क्या हुई, शांति बनी रही। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमितिक था। जो उनका जीवन था तो एक ढर्रे पर, मतलब एक ही मार्ग पर और नियमबद्ध तरीके से चलने वाला था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। तो सुबह सुबह 3:30 बजे चले जाते, पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। तो यहाँ पर देखो, गंगा जो नदी थी जो 3-4 मील के फासले पर थी, तो वहां वो पैदल जाया करते। सुबह 3:30 बजे चले जाते थे। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में एक सुराही, सुराही मतलब एक लंबे मुंह वाला बर्तन, और गंगा जल भी उसमें भर के लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती। तो पूजा के लिए जो था, तो जीने के नीचे एक छोटी कोठरी थी और बगल की दीवार में एक अलमारी, जो उस पर बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे से जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी जगह बचती कि सामने रेल, रेल मतलब किताब रखने का लकड़ी साधन, रेल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ का नवा उन्हीं के हाथ के नवाई के निशान लगे, मतलब उस पर जो थे उनके हाथ के नवाई के निशान थे। पाठ वे सस्वर करते थे, मतलब सुरों के साथ। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी। पाठ तो वो सस्वर करते थे, लेकिन उनकी आवाज जो थी उसमें सुरीली जो नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सफरान और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती रहती। तो यहाँ पर देखो कि गाते उनको कभी नहीं सुना था, जो उनके देखो स्वर के जो गुण थे उसमें साफ और सफरान और तो लयपूर्ण थे और वह आवाज सारे घर में गूंजती थी।
आवाज की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि सौरी मतलब बच्चों के सोने के लिए झूले के जैसा जो साधन होता है वह। तो यहाँ पे जब भी उनके मन में उन आवाज की स्मृति आती, तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्म के पहले दिन से ही मैंने वह सुनना शुरू कर दिया था, मतलब उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सॉरी जो पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। जो झूला था तो पूजा की कोठरी के सामने दालान जो था तो उसके सिरे पर बनाए जाते। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही क्यों न रो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था। तो यहाँ पर देखो कि जैसे ही वो खटोला पूजा की कोठरी के सामने आ जाता, तो वह स्वर सुनकर चुप हो जाते, जैसे मैं भी पिता का मानस पाठ सुन रहा हूँ। तो लेखक वहाँ पे पिताजी का मानस पाठ सुन रहे ऐसा लगता था। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। तो यहाँ पर देखो उनके लिए जो थे कि वहाँ पे पिछले पूर्व जन्म में ये भी धार्मिक संस्कारों में पले बड़े होंगे, इसलिए इस जन्म में भी उनका ध्यान उनकी आवाज और स्वरों के तरफ रहता है। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर दी थी। अब जो वो समझते कि पिताजी के स्वर की लिफ्ट थी और लय थी, तो उसके वजह से वो शांत हो जाते थे। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी, जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था। तो इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस अद्भुत रूप से उनकी सहायता की, और गीता को जनगीता का रूप वो दे रहे थे। अवधी भाषा में, मानस की शैली में, अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञान रूप से, यहाँ पे देखो जो अवचेतन रूप है और ज्ञात रूप है, तो मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। तो मानस की ध्वनि जो थी उनके शिरा शिरा में मतलब उनके मन के पास पहुंच चुकी थी, यह इसका अर्थ होता है। आगे पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था, तो संस्कृत का उन्हें अल्प ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे। अभी उनको ज्ञान साधारण था, लेकिन उनके जो उच्चार थे वो शुद्ध और स्पष्ट थे। तो पर संस्कृत से यह उच्चारण सुख का अनुभव न करते थे जो अवधी भाषा में जो उच्चारण करते थे वो संस्कृत से नहीं मिलता था। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। जो कविता थी वो सुरों के साथ, ब्रज और अवधि की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। ब्रज और इस भाषा की, ब्रज और अवधि भाषा की है, तो उसको वे घंटों पढ़ सकते हैं। मानस का तो स्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ूं तो जीभ ऐंठने लगती है, मतलब उसे अकड़न आ जाती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं, तो उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मतलब मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम छुआ है। तो यहाँ पे उसके जो अर्थ है गहन, उसको कम छुआ है ऐसा उन्हें लगता है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊंगा। तो लेखक क्या कहते हैं कि मैं कारणों पर यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ कि उसके पीछे क्या कारण है कि वह जीवन से उठी हुई कम और कोश से उतरी हुई अधिक लगती है।
यहाँ पर आगे पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। तो देखो वहाँ पे भोजन तैयार हो जाता। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर न तैयार होता तो पिताजी को गुस्सा आता, माँ कांपने लगती। गुस्से की वजह से माँ जो थी वो कांपने लगती। पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता, तो यहाँ पे वो गुस्सा नहीं निकालते थे। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। तो यहाँ पर देखो, अगर खाना बनाने में देर हो गई तो वह खाना न खाते हुए दफ्तर चले जाते थे। पर गुस्सा निकालने का समय उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे कि एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। तो अपनी 35 वर्ष की नौकरी में उन्होंने क्या किया कि वो एक दिन भी दफ्तर देरी से नहीं पहुंचे। मेरी माता जी जल्दी जल्दी पूरियां बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती। तो यहाँ पे देखो कि अपना वो जो खाना था वो मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भेज देती थी। जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आता, वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। यहाँ पे देखा, अगर कोई जाने वाला नहीं मिला तो उनका उपवास हो जाता था। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। तो यहाँ पर देखो, जो घर की 3 बूढ़ी औरतें थी, तो राधा, मेरी दादी और महारानी, तो इनकी बातें उनको सुनने को मिलती थी। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। यहाँ पे देखो, वे अपनी भूख का गुस्सा उन पर उतारती रहती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में प्राय देर से लौटते थे। वो शुरुआत में देखो, हमने देखा कि वो अपने सहकर्मियों का काम भी लेते थे। तो 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से और खाना खाकर वे सो जाते थे। तो यहाँ पे 8-9 बजे या फिर इससे भी अधिक देरी से वह खाना खा लेते थे या फिर सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पड़ते, कभी खाना खाने के बाद भी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि और कभी तो घूमने निकल जाते, तो कभी जल्दी आ जाते तो खाना खा लेते, उसके बाद भी पढ़ते, उसके पहले भी पढ़ते थे और घूमने निकल जाते थे। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने की 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास तृप्त नहीं होती थी। और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने पर वे तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते हुए सुबह 3 बजे थे। मतलब उन्हें चलने की बीमारी थी, मर्ज था, तो वे रात को कभी भी सोए तो जल्दी उठते थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की गहरी नींद ज्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है। उनके इस फॉर्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपने नींद पर कितना अत्याचार करा है। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले की वजह से कि चाहे रात को कितनी भी देर से सोए तो जल्दी उठ जाना है, इसलिए इस फॉर्मूले ने उन पर अत्याचार किए, उनकी नींद पर। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद यहाँ पे पूरी करनी है। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उन्हें निभाने के लिए घर के लोगों का भी सहयोग आवश्यक था। तो यहाँ पे जो समय के पाबंद के साथ वो चलते थे, तो घर वालों को भी उनको साथ देने के लिए वह एक आवश्यक बात थी। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, मतलब वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने
अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी। तो यहाँ पे देखो, एक जो उन्हें सेंस ऑफ टाइम मतलब वक्त का अंदाज देने के लिए उन्होंने एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी, मतलब ऊपर वो रख दी। यह घड़ी नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी। जो घड़ी नहीं थी वो विक्टोरियन युग की थी और पॉयनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। जो घड़ी पुरानी थी और जो अपना पॉयनियर दफ्तर था तो उसमें वो चल रही थी, वहां वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई, मतलब वो खराब हो गई इसलिए वो रख दी गई। पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई, मतलब बेशर्म साबित हुई। कैसे? थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती चली गई, मतलब दफ्तर में बंद थी और घर में थोड़ी साफ सफाई करने पर वो चल पड़ी। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तो जो घड़ी बनाने वाले के पास वह नहीं गई। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत तक वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए, अब भी वह चल रही है, मेरे पास नहीं है। तो उनके पास वो नहीं थी लेकिन अब भी वह चल रही है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, फुटबॉल के जो अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उसे अपने नाना की निशानी के रूप में ले गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उसे अपने नाना की निशानी के रूप में वो साथ में रखे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, फिर फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर टिक जाती है। जब कभी लेखक जाते तो उनकी आंख उस घड़ी पर टिक जाती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव उसने देखे हैं। तो उनके घर में ये सारे महोत्सव देखे। कितने हर्ष विषाद, विषाद मतलब दुख, अश्रुहास, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, रोदन मतलब संवेदना प्रकट करना, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। तो देखो, इन सब प्रसंगों की वो घड़ी साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है। तो यहाँ पे देखो, जो नाम तो इसका आराम घड़ी है, पर नहीं खुद आराम करते न केहू को आराम करे देते। तो ये घड़ी खुद आराम नहीं करती लेकिन दूसरों को भी आराम नहीं करे देती। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती है। तो एक जगह रख देने पर वो चलती रहती है, लेकिन एक जगह आराम करती रहती है, लेकिन वो अंदर से जो है वो अपना काम शुरू रखती है। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। जो अलार्म से आराम आया तो कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया तो ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुनाए। तो उन्होंने कहा कि जो घड़ी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह से ये जो पाठ्यांश है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इससे लिया गया है। इसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी का जो जीवन परिचय उन्होंने बहुत ही परिणामकारक स्वरूप में उनकी आत्मकथा हमारे सामने रखी है। आज हमने इस पाठ्य घटक के बारे में जानकारी ली। अगली तासिका को हम अगले पाठ्य घटक के बारे में जानकारी लेंगे।